हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड प्लियोट्रॉफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कैपिटल टी यानी कि टॉल प्लांट को ब्रीड कराया जाता है स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो F1 जनरेशन में हम लोग को जितने भी प्लांट मिलते हैं वो सभी प्लांट जो हैं वो टॉल रहते हैं। मतलब कि इन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट की तरह वो रिजेंबल करते हैं। तो ये तो बच्चों पी प्लांट का केस है। पर जब इसी एक्सपेरिमेंट को अदर प्लांट्स में करके देखा गया तो कई बार क्या हुआ कि जो F1 में प्रोजेनी मिले वो इन दोनों पेरेंट्स में से किसी की तरह रिजेंबल नहीं करते थे, बल्कि दोनों पेरेंट्स के कुछ बीच का कैरेक्टर देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग को मिलता है स्नैपड्रैगन के फ्लावर कलर में। स्नैपड्रैगन जो है बच्चों, इसका फ्लावर कलर एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। बच्चों, जब हम लोग स्नैपड्रैगन के ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट को यानी कि कैपिटल आर को क्रॉस कराते हैं ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट यानी कि स्मॉल आर के साथ, तो हम लोग को F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट मिलते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंपेयर करें तो F1 जनरेशन में डोमिनेंस की वजह से हम लोगों को प्लांट कैसे मिलने चाहिए, या तो रेड फ्लावर के प्लांट मिलने चाहिए या तो वाइट फ्लावर के प्लांट यहाँ पे मिलने चाहिए। मतलब दोनों में से किसी एक पेरेंट की तरह जो ये प्रोजेनी है वो रिजेंबल करनी चाहिए। पर बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को मिलता है पिंक फ्लावर प्लांट। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो तो ना रेड कलर फ्लावर के थे और ना ही वाइट कलर के फ्लावर था उसमें इन दोनों के बीच का यानी कि पिंकिश कलर के फ्लावर वाले प्लांट यहाँ पे हम लोग को मिले। इसका रीज़न क्या है बच्चों? इसका रीज़न है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए बच्चों, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो एक एलील था वो दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेट करता था, मतलब कि उसको सप्रेस कर देता था और खुद ही एक्सप्रेस होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोजेनी मिलते थे वो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की तरह रिजेंबल करते थे। पर बच्चों, यहाँ पे ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि इसमें जो ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट तो करता है पर इनकम्प्लीटली डोमिनेट करता है। मतलब पूरे तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को ना तो रेड फ्लावर का प्लांट मिलता है और ना ही वाइट फ्लावर का प्लांट मिलता है। यहाँ पे दोनों के मिडिल का यानी कि पिंकिश फ्लावर प्लांट जो है F1 जनरेशन में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। बच्चों, जब हम लोग F2 जनरेशन के प्रोजेनी को यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फिंग कराते हैं इसकी, तो हम लोग को F2 जनरेशन में क्या क्या मिलता है? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर। F2 जनरेशन में हम लोग को ये सारे प्रोजेनी जो हैं वो मिलते हैं। अगर हम लोग इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो देखिए कैपिटल आर कितने हैं? एक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं इसमें से? ये नहीं है। कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि 2 हैं। और स्मॉल आर कितने हैं बच्चों इसमें से? 1 है। यानी कि बच्चों जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 होता है। तो बच्चों देखिए, ये जो रेशियो है जीनोटिपिक रेशियो, ये बिल्कुल मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही है। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो भी बच्चों सेम होता है 1:2:1। अब बच्चों, जब हम लोग फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। पर बच्चों, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस
यानी कि 3:1 की तरह नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, कैपिटल आर का फिनोटाइप क्या होगा, रेड फ्लावर प्लांट। कैपिटल आर स्मॉल आर का बच्चों क्या होगा फिनोटाइप, ये होगा पिंक फ्लावर प्लांट। स्मॉल आर कैपिटल आर का क्या होगा, ये भी होगा पिंक फ्लावर प्लांट। और स्मॉल आर का बच्चों फिनोटाइप क्या होगा, ये होगा वाइट फ्लावर प्लांट। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेड फ्लावर प्लांट, 2 पिंक फ्लावर प्लांट और एक वाइट फ्लावर प्लांट मिल रहा है। मतलब कि बच्चों रेशियो क्या होगा, 1:2:1। तो बच्चों देखिए दोनों रेशियो सेम है। इसका मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो दोनों का दोनों 1:2:1 होता है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने 2 तरह के डोमिनेंस की बात की है। पहला हम लोगों ने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंप्लीट डोमिनेंस, इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट करता है और स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को जो है वो सप्रेस कर देता है और खुद ही एक्सप्रेस होता है, जिसकी वजह से F1 में जो प्रोजेनी मिलते हैं वो सारे के सारे प्रोजेनी किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। सेकेंड हम लोगों ने बात किया स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें बच्चों क्या था कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट करता है पर पूरी तरीके से नहीं, इनकम्प्लीटली करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को F1 में जो प्रोजेनी मिलते हैं वो दोनों में से किसी पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं करते। दोनों पेरेंट्स के बीच का कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। और अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या होता है, इसमें बच्चों क्या होता है कि दोनों के दोनों जो एलील हैं वो डोमिनेट करेंगे, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से F1 जो प्रोजेनी होगा वो दोनों ही पेरेंट्स जो हैं दोनों के साथ रिजेंबल करेगा। इसका एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। बच्चों ABO ब्लड ग्रुप को एक जीन कंट्रोल करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं जीन आई। इस जीन के बच्चों 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। बच्चों जो IA एलील है ये RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक तरह का शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं A एंटीजन। IB एलील जो है बच्चों वो RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक अलग तरह का शुगर पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं B एंटीजन। और एलील स्मॉल आई जो है बच्चों ये RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किसी भी तरह का शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बच्चों देखो हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन बीइंग में इन तीनों एलील में से कोई 2 एलील ही प्रेजेंट होगा। एक और चीज़ कि जब भी IA और IB जो है बच्चों वो स्मॉल आई पे कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं, मतलब कि जब भी IA और स्मॉल आई साथ में होंगे तो इस केस में बच्चों IA जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जब भी IB और स्मॉल आई साथ में होंगे तो उस केस में भी IB जो है वो ड्यू टू कंप्लीट डोमिनेंस अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और कभी भी जब ये दोनों साथ आते हैं यानी कि IA एंड IB तो इस केस में बच्चों ये दोनों के दोनों ही डोमिनेट करेंगे, दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। बच्चों इस केस में आप लोग देख सकते हो कि एक ट्रेट के लिए यानी कि ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है, जो जीन कंट्रोल कर रहा है उसके 2 से ज़्यादा एलील है। देखिए यहाँ पे 3 एलील है, IA,
IB and small I. So ABO blood group is a good example of multiple alleles. क्योंकि बच्चों यहाँ पे 3 एलील हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने एलिलिक कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो पहला बच्चों IA का IA के साथ बनेगा, IA का, फिर दूसरा IA का IB के साथ बनेगा, IB, तीसरा IA का स्मॉल I के साथ बनेगा, IA स्मॉल I। नेक्स्ट बच्चों IB का IB के साथ होगा, IB। नेक्स्ट IB का स्मॉल I के साथ बनेगा, IB स्मॉल I। और सिक्स्थ स्मॉल I का स्मॉल I के साथ बनेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे टोटल 6 एलिलिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ABO ब्लड ग्रुप के लिए टोटल 6 जीनोटाइप जो है वो पॉसिबल है। जब हम लोग बच्चों इनके फिनोटाइप की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो देखिए जब IA होगा तो इस केस में ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, दोनों A है सो A हो जाएगा। नेक्स्ट है IB, तो इस केस में बच्चों को डोमिनेंस की वजह से दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, दोनों ही तरह के शुगर पॉलीमर यहाँ पे RBC के मेम्ब्रेन पे फॉर्म होंगे। सो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा IB। नेक्स्ट है IA स्मॉल I, यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेट करेगा IA स्मॉल I पे, सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। नेक्स्ट IB, यहाँ पे दोनों ही B है, सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। नेक्स्ट है IB स्मॉल I, यहाँ पे भी कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। एंड नेक्स्ट इज स्मॉल I, तो यहाँ पे बच्चों दोनों ही स्मॉल I है, सो ये जो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर किसी भी तरह का जो शुगर पॉलीमर है वो फॉर्म नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा O। तो बच्चों ये हो गए इन सब जीनोटाइप के फिनोटाइप। तो बच्चों जब हम लोग ये बात करते हैं कि ह्यूमंस में कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, तो देखिए ये भी हम लोग निकालते हैं। एक तो हो जाएगा बच्चों ब्लड ग्रुप A, नेक्स्ट AB, A तो हो चुका है, B, अब ये भी B हो चुका है, एंड O। तो कुल मिला के बच्चों 4 जो है वो ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में होते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में कि जो एक जीन है वो एक ट्रेट, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल जो T जीन था वो स्टेम की हाइट के लिए था, R जो था वो सीड के शेप के लिए था। ये तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, पर बच्चों कई बार क्या होता है कि एक सिंगल जीन जो है वो कई सारे ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस फिनोमिनन को बच्चों हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड। बच्चों पी के सीड में स्टार्च सिंथेसिस के लिए एक जीन होता है जिसके कि 2 एलील्स होते हैं, कैपिटल B एंड स्मॉल b। जब भी बच्चों एलिलिक कॉम्बिनेशन कैपिटल B होता है तो उस केस में जो स्टार्च सिंथेसिस की एफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से जो स्टार्च ग्रेन है वो लार्ज साइज़ के बनते हैं और आफ्टर मैचुरेशन जो सीड होता है वो राउंड होता है। अगर एलिलिक कॉम्बिनेशन स्मॉल b होता है तो इस केस में बच्चों स्टार्च सिंथेसिस लेसर होता है, जिसकी वजह से जो स्टार्च ग्रेन बनते हैं उनका साइज स्मॉल रहता है और आफ्टर मैचुरेशन जो सीड होता है वो रिंकल्ड होता है। ये तो बच्चों हो गया केस होमोजाइगस का। लेकिन जब भी जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, फॉर एग्जांपल जब एलिलिक कॉम्बिनेशन कैपिटल B और स्मॉल b हो, तो इस केस में बच्चों जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है वो इन दोनों के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है, और स्टार्च ग्रेन का भी जो साइज होता है वो इसके और इसके बीच का होता है। इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए
यहाँ पे जो स्टार्च ग्रेन है इस केस में वो ना लार्ज है ना स्मॉल है, दोनों के बीच का है, यानी इंटरमीडिएट साइज का है। सो ये जो केस है बच्चों वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। इसके साथ साथ इस केस में जो आफ्टर मैचुरेशन जो सीड है वो राउंडेड होता है। तो बच्चों देखिए इस केस में आप लोगों ने देखा कि एक जीन जो है वो 3 कैरेक्टर्स 3 ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च सिंथेसिस को, सेकंड सीड के साइज को और सीड के शेप को, कि सीड जो है वो राउंडेड है कि रिंकल्ड है। तो बच्चों ये हो गया केस प्लियोट्रॉफी का। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.